नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। जनादेश को लेकर बात हो रही है, चूंकि आज जनादेश का दिन है। हिमाचल को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं, साथ ही गुजरात को लेकर अपडेट आपको दे रहे हैं। 7 सीटों पर उपचुनाव का परिणाम भी आ जा रहा है, तो वहां भी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दी, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। हिमाचल कांग्रेस ने निर्णायक बढ़त हासिल कर ली है। 39 सीटों पर कांग्रेस आगे है और काफी समय से आप कह सकते हैं पिछले करीब 1 घंटे से कम कांग्रेस आगे चल रही है इन सीटों पर। यानी जैसे जैसे राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, समय की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़त कायम है, उसमें कोई अंतर अब तक नहीं आया है। 3 सीटों पर हालांकि आजाद उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस के खेमे में खुशी है। दिल्ली तक आप बात करें तो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। और बड़ी खबर आपको ये भी बता रहे हैं कि हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला कुछ ही देर में चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। और साथ ही चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को भी जिम्मेदारी दी गई है, अब कहीं ना कहीं सरकार गठन के लिए जो एक आप कह सकते हैं एक एक्सरसाइज अब शुरू होने वाली है। चूंकि लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर तो उभरती, और चूंकि मुकाबला भी 2 के बीच में ही है। बीजेपी कांग्रेस सत्ता परिवर्तन का रिवाज चला आया है, परंपरा चली आई है, वो इस बार भी कायम रहती नजर आ रही है। होने को देखिए कुछ भी हो सकता है अंतिम पलों तक, लेकिन रुझान ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीत की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए 3 आजाद उम्मीदवार हैं। समय वो भी था जब बिल्कुल दोनों पार्टियां या तो बिल्कुल ही बराबर भी थी, किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी आगे भी चल रही थी। अब कांग्रेस आगे है और लगातार ये लीड कांग्रेस बनाए हुए है 39 सीटों पर। आप जानते हैं 68 सीटें हैं और 68 में से 35 सीटों की जरूरत है किसी भी दल को जीतने के लिए। अब कांग्रेस पार्टी 39 सीटों पर आगे चल रही है। नेताओं का चंडीगढ़ पहुंचने का सिलसिला भी अब शुरू हो रहा है। शिमला पहुंचने का भी सिलसिला देखिए अब शुरू होता जाएगा, जैसे जैसे परिणाम को लेकर तस्वीर साफ होती जाएगी। तो चंडीगढ़ से कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हिमाचल के लिए रवाना होंगे, जिसमें 2 कांग्रेस के कद्दावर नेता जिनमें भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल शामिल हैं। उनको तो चूंकि ऑब्जर्वर बनाया ही गया है, और साथ ही राजीव शुक्ला भी चूंकि हिमाचल के कांग्रेस मामलों के प्रभारी हैं, वो चंडीगढ़ से हिमाचल के लिए रवाना होंगे। आइए एक और बड़ी खबर इसी के साथ जुड़ी आपको बता दें। उपचुनाव को लेकर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा के देखिए 5 राज्यों में चुनाव, 5 राज्यों में उपचुनाव दरअसल, और उनमें सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है, कहीं भी जीत हासिल होती नजर नहीं आ रही, जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकार चूंकि कांग्रेस की है और कांग्रेस के उम्मीदवार भी आगे हैं, तो यहाँ तो ये फॉर्मूला चलता है कि सत्ता के साथ चलने वाला। बिहार में जेडीयू, ओडिशा में बीजेडी उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन यूपी में ये फॉर्मूला आकर कहीं ना कहीं काम नहीं करता है। 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर एसपी और आरएलडी के उम्मीदवार भी आगे हैं। जब आप मैनपुरी की बात करते हैं तो बहुत बड़े मार्जिन के साथ डिंपल यादव जीतने जा रही हैं। वहां कहीं ना कहीं सहानुभूति का वोट भी है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। यादव परिवार और एक तरफा मजबूत रहा है, और नेताजी मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जो उनके चाहने वाले हैं या उनके समर्थक हैं, उनकी ओर से डिंपल यादव को बढ़ चढ़कर वोट किया गया है। तो मैनपुरी हॉट सीट चुनती रही, इस पर सभी की निगाहें थी, और यहां भी एसपी आरएलडी जीत हासिल करती नजर आ रही है। तो 5 राज्यों में हुए उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका। देखिए सबके लिए कहीं ना कहीं से अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। गुजरात के लिए आप बात करेंगे तो बीजेपी इतिहास कायम कर रही है। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है ये, गुजरात के इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत होने वाली है। कांग्रेस का रिकॉर्ड तो तोड़ा ही है 1985 का, लेकिन अपना भी 2002 का रिकॉर्ड जो है जीत का, वो बीजेपी तोड़ रही है। हिमाचल की आप बात करेंगे, हिमाचल में राज बदलेगा का जो नारा दिया गया था, जिसको लेकर कैंपेनिंग की गई, दावा किया गया, वो कहीं ना कहीं सही साबित होता नजर आ रहा है। रुझान के मुताबिक बीजेपी हालांकि कड़ी टक्कर दे रही है, बीजेपी कड़ी टक्कर दे रही है, ये आंकड़े बता रहे हैं। और कुछ चूंकि इसलिए हम कह रहे हैं काफी सीटें वो हैं, कुछ सीटें वो हैं, काफी नहीं, जिनमें मार्जिन बहुत कम है। तो लगातार बड़ी खबरें आपको बता रही हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर हमने बात कर ली है, अब एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक। हालांकि देखिए चुनाव से अलग खबरें भी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। करनाल में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बुलाई गई।
क्योंकि ये खबरें भी जानना आपके लिए जरूरी है। जनादेश का दिन है, चुनाव की बात है, लेकिन किसानों की भी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बैठक बुलाई गई है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से। राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे। राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के किसान नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। तो बैठक में आंदोलन को लेकर घोषणा हो सकती है। तो इस खबर को आपका जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसान नेताओं में तो हलचल तेज है। सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वादा खिलाफी की गई, आंदोलन खत्म करवा दिया गया, मांगों पर जिन बिंदुओं पर सहमति बनी थी उन्हें लागू नहीं किया गया। अब इसी कड़ी में राष्ट्रीय स्तर की ये बैठक बुलाई गई है। संभव है आगामी रणनीति को लेकर कोई ऐलान किया जाए, फैसला लिया जाए। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं जनादेश से जुड़ी। रुझानों में जयराम कैबिनेट के अधिकतर मंत्री पीछे चल रहे हैं। जो हरियाणा में 2019 में आपने देखा वो अब हिमाचल में नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री रामलाल मारकंडा पीछे हैं। 11 में से 7 मंत्री कांटे के मुकाबले में फंसे हैं। कहा भी कुछ नहीं जा सकता, लेकिन पीछे जरूर हैं। 2 मंत्रियों की इस बार, हालांकि आप जानते हैं, सीट भी बदली गई थी, लेकिन 7 मंत्री पीछे हैं। कसुम्पटी से बीजेपी के नेता और हिमाचल के मंत्री, ये कद्दावर नेता हैं बीजेपी के, सुरेश भारद्वाज पीछे चल रहे हैं। कुटलैहड़ से बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र कंवर पीछे हैं। शाहपुर से बीजेपी के उम्मीदवार और महिला कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी भी पीछे चल रही हैं। मनाली से कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी पीछे हैं। ये क्या संदेश जा रहा है, इसको आप समझिए। ये मंत्रियों के हार होना, ये कहीं ना कहीं सरकार और विभागों के कामकाज पर भी सवाल खड़े करेगा। राकेश पठानिया खुद पीछे हैं। राजीव बिंदल पार्टी के बड़े नेता हैं, विधानसभा स्पीकर भी रहे हैं, ये भी पीछे चल रहे हैं। हालांकि कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, इनका नाम भी, ये रिकॉर्ड इनके नाम है लगातार चुनाव जीतने का। इनके बेटे हालांकि आगे हैं। शिमला शहरी से विक्रमादित्य सिंह से बीजेपी के उम्मीदवार संजय सूद पीछे चल रहे हैं। मार्जिन अभी तक तो हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन पीछे जरूर है। तो जुब्बल कोटखाई से बीजेपी के चेतन सिंह बरागटा, जुब्बल कोटखाई में आप जानते हैं बाय इलेक्शन भी हुआ था, तब भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, और चेतन सिंह बरागटा अब भी पीछे ही चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। ये खबर बताना इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि आप समझिए कि जब मंत्री हारते हैं तो जनता क्या कहना चाहती है अपने वोट के जरिए, चुनाव परिणाम के जरिए। विपिन सिंह परमार हालांकि आगे हैं। सुलह से बीजेपी के विपिन सिंह परमार आगे चल रहे हैं। माकपा के विधायक राकेश सिंघा पीछे चल रहे हैं। सरकार पर बहुत बार, इनके बयानों को लेकर भी बहुत बार सुर्खियों में रहते हैं। मंडी से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल शर्मा, हालांकि इनका गृह क्षेत्र के और बेहद मजबूती परिवार रहा है चौधरी सुखराम का परिवार, और चौधरी सुखराम के निधन के बाद भी कहीं ना कहीं एक सहानुभूति वाला वोट में आप जानते हैं जाहिर है अनिल शर्मा के साथ हो रहा होगा। धर्मशाला से आप बात करते हैं तो कांग्रेस के उम्मीदवार सुधीर शर्मा आगे चल रहे हैं। कांगड़ा से बीजेपी के पवन काजल आगे चल रहे हैं। तो चुनाव से पहले भी आपने बहुत दल बदल भी देखा, और दल बदल कर आए नेताओं को भी बहुत टिकट भी दिए गए। सुक्खू भी आगे चल रही है। सुक्खू खुद को सीएम की दौड़ में भी बेहद आगे मान रहे हैं। अब देखना यह है कि सीएम की रेस में कौन आगे निकलता है, क्या रहता है अगर कांग्रेस सरकार बना लेती है। जयराम जीते हैं, जयराम 20,000 के मार्जिन से जीते हैं, लेकिन जयराम के साथी, उनकी टीम के सदस्य, उनके कैबिनेट के मंत्री जीत हासिल करते नजर नहीं आ रहे। 11 में से चूंकि 2 की तो देखिए सीट बदली गई थी, और 7 मंत्रियों का पीछे रहना, सुरेश भारद्वाज जैसे कद्दावर नेताओं का पीछे रह जाना, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करेगा। तो सुरेश भारद्वाज हिमाचल बीजेपी के कद्दावर, सबसे कद्दावर नेताओं में से आते हैं। वीरेंद्र कंवर मंत्री रहे, ये भी देखिए अभी ये भी पीछे चल रहे हैं, ये भी सवाल जरूर खड़े करता है। सरवीण चौधरी महिला कैबिनेट मंत्री जयराम कैबिनेट की, ये भी पीछे ही चल रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर भी रुझान में तो पीछे हैं। इनकी दिलों की धड़कनें जरूर थम गई होंगी। क्या कारण है कि बीजेपी को तो देखिए बहुत पीछे तो बीजेपी नहीं है अभी तक, हालांकि निर्णायक स्थिति में कांग्रेस आ गई है, 3 अन्य के, और हिमाचल चुनाव से जुड़ी ही हर जानकारी अभी हम आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी खबर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल को आप जानते हैं ऑब्जर्वर बनाया गया है। इससे पहले ही इनको जिम्मेदारी दे दी गई थी। अब इसमें अपडेट और इससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में इन्हें ऑब्जर्वर बनाया था। अब बड़ी खबर ये कि चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं भूपेश बघेल। तो कि इनको जिम्मेदारी तो देखिए पहले ही दे दी गई थी, लेकिन अभी चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को भी चूंकि ऑब्जर्वर बनाया गया है। दोनों नेता एक साथ चंडीगढ़ से हिमाचल प्रदेश के लिए निकलेंगे।
हिमाचल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि अब सरकार गठन के लिए कांग्रेस ने कसरत शुरू कर दी है। भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल को पहले ही ऑब्जर्वर बनाया जा चुका था। अब खबर ये कि ये चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंचेंगे, राजीव शुक्ला भी पहुंचेंगे। वहां से राजीव शुक्ला चूंकि हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं, भूपेश बघेल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं चुनाव को लेकर। भूपेंद्र हुड्डा को ऑब्जर्वर बनाया गया कि तीनों नेता चंडीगढ़ से एक साथ हिमाचल के लिए रवाना होंगे। चलिए, हितेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हितेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है? चूंकि देखिए नेताओं का हिमाचल जाना, ये संकेत तो इस बात के दे ही रहा है, जो कि रुझान भी इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है और इसी को लेकर कसरत शुरू कर दी गई है। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि देखिए जिस तरीके के जो परिणाम आए हैं उसमें साफ साफ कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। और कांग्रेस में जिस तरह से चुनाव जीतने से पहले ये गहमा गहमी थी सीएम पद को लेकर के, कई बड़े जो नेता हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री हो या फिर जो प्रदेश अध्यक्ष है वहाँ वो हो, या और भी कई ऐसे नेता हैं जो अपना दांव लगाना चाहते हैं और मुख्यमंत्री का पद पाना चाहते हैं। तो ऐसे में कोई आपस में कलह ना बढ़े, कांग्रेस में एकजुटता रहे और विधायक भी, ये सबसे बड़ी बात है इस वक्त पर। क्योंकि अगर ऐसे मौके पर 10 विधायक एक साथ हो जाते हैं और कांग्रेस को चुनौती देते हैं तो कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत की बात होगी। क्योंकि हिमाचल में जीत ये बड़ी मुश्किल जीत रही है। एक तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा था कि बीजेपी यहाँ पर रिपीट करेगी, रिवाज बदलेगी, लेकिन बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने आसानी से बीजेपी चुप ऐसा होता नहीं है अमूमन। तो ऐसे में बीजेपी से डर कांग्रेस को है और अपने तमाम जो विधायक हैं उनकी चिंता है कि उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं तीनों ही, पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इन्हें भी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, वो कई राज्यों में चुनाव में इस तरह की भूमिका जो है वो पहले भी निभा चुके हैं और बड़े सधे हुए नेता हैं अपने नेताओं को संभालने के लिए और इस तरह की जो खटास होती है नेताओं में आपसी, उसमें सामंजस्य बैठाने के लिए और तमाम जो विधायक है उनसे बातचीत करने के लिए ये तमाम जो एक सियासी गणित है और आगे की जो बिसात बिछानी है, आगे किसको मुख्यमंत्री बनाना है, तमाम विधायकों से अब सलाह मशवरा भी करना होगा और सामंजस्य भी उनमें बैठाना होगा ताकि किसी तरह की कोई कलह ना हो, आपस में किसी तरह का कोई विवाद ना हो। क्योंकि ये भी एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होती है, अपने नेताओं को किस तरीके से एकजुट रखा जाए। और ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा आज की डेट में, क्योंकि हिमाचल में एक बड़ी जीत इसे कहा जा सकता है। कांग्रेस की यहाँ पर एक बड़ी जीत हुई है और कांग्रेस को इस जीत को संभालना है। इस जीत के साथ ही कोई ऐसा संदेश ना जाए जो नेगेटिव हो, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में, जो कि हिमाचल से ही लगता हुआ राज्य, वहां पर पहुंचने वाली है। और उससे पहले क्योंकि एमसीडी में बहुत बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का रहा है, गुजरात में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है, इससे जो पिछले चुनाव रहे उनमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस के लिए नहीं रहा है। और अब आने वाले जो चुनाव हैं, अगले साल जो चुनाव होने हैं 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो उसको लेकर के भी यहाँ पर एक, यहाँ से कम एक जो राज्य मिला है कांग्रेस को, अब यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश होगी। तो इसीलिए महत्वपूर्ण नेताओं को यहाँ पर भेजा जा रहा है। और 2 बड़े नेता हिमाचल में जा रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल, जो कि सीएम है भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के। तो वो अब नेता जाकर के वहां पर। अच्छा हितेंद्र, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि चूंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर आशंकित तो है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है या विधायकों को कहीं ना कहीं गुमनाम जगहों पर भी अब ले जाया जा सकता है। चूंकि चर्चाएं बहुत अलग अलग तरह की हैं कि क्या इनको राजस्थान ले जाया जा सकता है, क्या चंडीगढ़ लाया जा सकता है। अब देखना ये भी है कि हितेंद्र पार्टी हाईकमान का क्या कुछ अगला कदम रहता है कि अगर बहुमत भी मिल जाता है, अगर नंबर्स भी मिल जाते हैं, उसके बाद अगला कदम क्या? बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए सबक पहले ही लिया हुआ है कांग्रेस ने। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो हुआ, कर्नाटक में जो हुआ, उसके बाद से मध्य प्रदेश का जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, तो उसके बाद से सतर्क हो गई थी कांग्रेस। और राजस्थान में उसको संभालते हुए अभी तक यहाँ पर सरकार को संभाला हुआ है यहाँ पर कांग्रेस ने। तो उसी फॉर्मूले के तहत अब कहीं ना कहीं हिमाचल में कदम उठाने की जरूरत कहीं ना कहीं महसूस हो रही है कांग्रेस के नेताओं को। ये देखने वाली बात होगी कि अब अगला कदम होना क्या है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल अगर पहुंच रहे हैं आज, अभी थोड़ी देर बाद वो दोनों जो बड़े नेता हैं वो वहां पहुंचते हुए दिखाई देंगे और तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट होंगे। और उसके बाद क्या कुछ कदम उठाया जाता है, क्या हिमाचल में ही कहीं एकजुट किए जाएंगे सभी विधायक या फिर हिमाचल के बाहर
उनको लेकर के जाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग का एक डर है, एक ये स्वाभाविक है। और इसी तरह के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जब पहुंचे, चाहे वो गुजरात में पहुंचे, चाहे वो हिमाचल में पहुंचे, तो उन्होंने इसी तरह की बातें कही थी मतदाताओं से कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। तो कहीं ना कहीं उसका असर गुजरात में जरूर देखने को मिला है, लेकिन हिमाचल में लोगों ने भरोसा किया है तो वो कांग्रेस पर किया है, और कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी रुझान है, स्पष्ट बहुमत जो है, स्पष्ट जो परिणाम है वो अभी थोड़ी देर में साफ हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो रुझान है तो उनको अंतिम नतीजे माना जा सकता है। हालांकि इसमें डिजिट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन पूर्ण बहुमत की ओर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और ऐसे में विधायकों का जो टूटने का डर है वो स्वाभाविक डर है कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अपना दबाव और बनाने के हितेंद्र, लिए आप देखिए, और अगर किसी एक कांग्रेस बड़े के नेता सामने के जी कांग्रेस की तारीफ इस बात की करनी होगी, हिमाचल में इस बार एकजुट होकर चुनाव लड़ा गया, जो आंतरिक लड़ाई है वो कम से कम सामने तो नहीं आई। लेकिन अब सीएम पद की रेस में बहुत सारे नेता खुद को आगे मान रहे हैं, जिसमें प्रतिभा सिंह की आप बात करते हैं, सुक्खू की आप बात करते हैं, कौल सिंह ठाकुर की आप बात करते हैं, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री की आप बात करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी होगी कि अगर जीत भी जाते हैं तो सीएम कौन, ये इतना आसान नहीं होगा पार्टी हाईकमान के लिए। जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि आपसी कलह सामने ना आए, क्योंकि कई बड़े नेताओं की आपसी कलह पहले भी सामने आ चुकी है और ऐसा ही कुछ हाल बीजेपी में रहा है। बीजेपी की हार की वजह की ये भी एक मुख्य वजह है कि बीजेपी में वहां पर खुल करके कुछ लोगों ने बीजेपी के खिलाफ काम किया है, बीजेपी के ही लोगों ने। तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि बीजेपी और कांग्रेस हिमाचल में दोनों ही एक ही रेलगाड़ी में सवार हैं, जिसमें आपसी कलह वहां पर दोनों ही पार्टियों में देखने को मिली। लेकिन एक बात की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि किसी भी चेहरे को सामने नहीं किया गया। कांग्रेस सिर्फ चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ी है और इसी वजह से यहाँ पर एक बड़ा बहुमत जो है कांग्रेस को आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पर कौन सा नेता जो है, क्योंकि 4-5 ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं कांग्रेस में, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो, या फिर अलग अलग जो नेता है, चाहे सुक्खू की बात करें या कौल सिंह ठाकुर की बात करें, तमाम ऐसे बड़े नेता, बिल्कुल, आपने कहा कि एक चेहरे को आगे नहीं किया गया, और शायद चेहरे को आगे कर बहुमत में आना या सरकार बनाना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि गुटबाजी चुनाव से पहले ही दिख जाती है, या फिर अलग अलग नेता ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अपने हिसाब से गुटबाजी में या फिर नेताओं को साथ लेकर चलने में या अपने अपने इलाके में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए जुट सकते थे। ये होता भी है अमूमन। बहुत शुक्रिया हितेंद्र, ये पूरी जानकारी आप दे रहे थे। तो हितेंद्र हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, हिमाचल को लेकर हमने बात की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा चंडीगढ़ में पहले से मौजूद थे, भूपेश बघेल भी वहां से पहुंचेंगे और उसके बाद हिमाचल के लिए रवाना होंगे। चलिए, रजवंत दहीवाल जी हमारे साथ हैं, इनेलो प्रवक्ता, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंकज बेनीवाल जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बेनीवाल जी, कैसे देख रहे हैं आप दोनों राज्यों के परिणाम को? देखिए, गुजरात से बीजेपी के लिए अच्छी खबर कि बीजेपी जीत रही है, ऐतिहासिक जीत हासिल कर रही है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है, लेकिन उपचुनाव में 7 जगहों पर उपचुनाव, 7 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी पीछे है रुझान में। देखिए, ये चीज तो बिल्कुल निश्चित है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहती थी कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज वो सबसे बड़ी पार्टी एक चढ़ाई पर जो उन्होंने अचीव किया था और आज वो ढलाई की तरफ आने लग गई है। आज कांग्रेस ने भले ही हिमाचल में सरकार बनाई हो, और तो ये मान के चलना चाहिए कि कांग्रेस जो अपने आप को ऊपर लेके आने की कोशिश कर रही है, ये कांग्रेस का ऊपर हम नहीं मान सकते। हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी आज इसमें कहीं ना कहीं डाउन आ रही है। जो उपचुनाव जहां पर भी होते हैं वहां पर आज ये कोई ऐसा पहला उपचुनाव नहीं है जहां पर बीजेपी लॉस कर रही हो। बीजेपी के बहुत से ऐसे चुनाव है जहां पर उन्होंने लूज किया है। लेकिन मेरा मानना यही है कि गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जीती है, एक वोट परसेंटेज की अगर बात आती है, वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नहीं है। अच्छा, हम भले ही सीट उनकी बड़ी हो, लेकिन वोट परसेंटेज मुझे नहीं लग रहा कि उनका उससे पहले जो शायद 48-49% था, शायद उसी के आसपास अभी रहेगा। फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही कुछ ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये जो नतीजे गुजरात के आए हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं कांग्रेस की वोट काटने का काम किया है, और उसी का खामियाजा हो सकता है कांग्रेस को भुगतना पड़ा। और ऐसा ही हालात कुछ आपको नजर आया होगा हिमाचल में भी। हिमाचल में भी आम आदमी पार्टी ने कहीं एक अपनी वोट काटो की स्थिति है वो अपनी बनाए रखी है। लेकिन मेरा मानना यही है कि आगे आगे अगर कांग्रेस अगर कहीं ना कहीं अपनी मजबूती दिखाती है तो एक बड़े लेवल पर एक जो उनकी भूमिका है और जो विपक्ष की भूमिका है उसको कहीं ना कहीं निभाने में वो सफल रहेंगे। राहुल गांधी जी ने जो अपनी भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी, जो उन्होंने गुजरात में, और अगर हिमाचल को उससे अछूता छोड़ा हुआ है अभी तक, और चुनाव के बाद अगर जाएंगे तो शायद इनका माहौल कुछ बदल जाए। लेकिन इसके लिए आज इनके विधायक जो जीते हैं उन विधायकों को सबसे बड़ी जिम्मेदारी है
पार्टी की कि उन विधायकों को एकजुट रखें, उन विधायकों को जिस प्रकार से होस्ट ट्रेडिंग की जो अभी हम बात कह रहे थे, होस्ट ट्रेडिंग की कहीं ना कहीं संभावना बिल्कुल बरकरार रहती है। इससे पहले एमपी में भी इन्होंने सरकार बनाई थी, इन्होंने बनी बनाई सरकार को गिरा दिया। यहाँ पर तो सरकार बनाना बाकी है। राजस्थान में जो बनी बनाई सरकार थी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस सरकार को भी तोड़ने का काम किया, तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये कह सकते हैं कि वहां के मुख्यमंत्री ने किसी न किसी प्रकार से अपनी सरकार को बनाए रखा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने कारनामे है वो करके दिखाएगी, और कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है किस प्रकार अपने विधायकों को बचा के रखे। इसके लिए जिस प्रकार से उन्होंने बड़े नेताओं की जो जिम्मेदारी लगाई है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी में कहीं सफल हो पाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी उसमें एक मोर्चा अपना भूमिका है। पंकज बेनीवाल जी, आप जब पार्टी के प्रदर्शन को लेकर विश्लेषण करेंगे, मंथन होगा, तो गुजरात के चुनाव परिणाम को कैसे देखा जाएगा? के चुनाव को हमने पहली बार लड़ा और वहां पर अभी हम 6 सीटों पे बढ़त बनाए लड़ा हुए तो हैं। पहले भी आप लोगों ने जी लड़ा तो पहले भी, एक्टिव तो पहले भी रहे हैं आप लोग वहां पर। कुछ दिखा इस बार के थोड़ा असर, कुछ प्रतिशत वोट? हम पहली बार वहां कंटेस्ट कर रहे हैं और 6 सीटों पर हम बढ़त बनाए हुए हैं, और वहां से हमारी पार्टी को, आम आदमी पार्टी जो एक छोटी सी पार्टी है 10 साल पुरानी, वो नेशनल पार्टी बन गई है वहां से, उस वोट पसंद से। तो गुजरात के हर एक वोटर का, हर एक मतदाता का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनाने में जो योगदान किया तो बहुत अभूतपूर्व है। और 6 सीटों पर हम अग्रिम पंक्ति में चल रहे हैं। ये भी हमारे लिए एक संजीवनी बूटी के जैसा है कि गुजरात में आप चुनाव लड़ती है, और वहां पर जहां पर 27 साल से बीजेपी का राज है, उससे पहले 35 साल कांग्रेस का राज रहा, ऐसे स्टेट में जाकर जहां से प्रधानमंत्री हमारे 10 साल से हैं, 8 साल से हैं, जो 2 योजनाओं से प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी वहां से उस राज्य से आते हैं। वहां पर जाकर अगर हम एक अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो पहले चुनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि किसी भी पार्टी के लिए होती है, और ये आम आदमी पार्टी इसको बहुत पॉजिटिव तरीके से देखती है। चुनाव गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद था, वहां पर हम अपना संगठन कामयाब है, वहां पर हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में कामयाब रहे। आप में से किसी का फोन है, आप साइलेंट कर लीजिए प्लीज। आप दोनों में से जिसका भी है, रिक्वेस्ट है मेरी, साइलेंट कर लीजिए आराम से। चलिए, उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। दहीनवाल जी, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी तो इसको एक उपलब्धि के तौर पर ऐसे भी देख रही है कि हम एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं। ठीक है, ये एक उपलब्धि है हमारी कि हम दिल्ली में, हम पंजाब में, एमसीडी में, उसके बाद गुजरात में जो वोट प्रतिशत मिला, उसके बाद हम एक राष्ट्रीय पार्टी हो गए। ये राष्ट्रीय पार्टी के लिए अगर इनकी अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा कि इस प्रकार की कोई घोषणा हुई है, ये अभी तक अपना अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी अगर बनती है तो इनको बधाई दे देंगे। लेकिन जो अभी ये कह रहे हैं कि हमने पहली बार चुनाव लड़ा, इससे पहले भी गुजरात में ही चुनाव लड़ चुके हैं, और हिमाचल के आज इनकी स्थिति, एक तरफ से सरकार बनाने की बात कर रहे थे, और लेकिन सरकार तो वहां पर बना नहीं पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को ठिकाने जरूर लगा कर आए हैं। एक ये इनकी उपलब्धि मैं जरूर मानता हूँ। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है, ये आप मानते हैं? और ये बातें बहुत बार कही जाती हैं बेनीवाल जी कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, हालांकि आपके विरोधी कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अब जो वोट किया गया आम आदमी पार्टी को, वो तो सीधे एंटी बीजेपी वोट जो था उसका डिवीजन हुआ है। तो इतना तो आप मानेंगे कि कांग्रेस का जो बेहद खराब है, ऐतिहासिक तौर पर जो खराब प्रदर्शन है, उसके लिए कहीं ना कहीं आप लोग भी उसमें उसका हिस्सा के, आप लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट होना था वो तो बटा के डिवीजन हुआ। अपने खात्मे के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेवार है। आम आदमी पार्टी इस चीज के लिए जिम्मेदार है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर आप तो बी टीम की बात करते हैं, अगर ऐसी बात है तो दिल्ली के अंदर लगातार 3 योजनाओं से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर बीजेपी को ठिकाने लगा रखा है। कांग्रेस की तो वहां पर 1 सीट तक नहीं आई अब की बार, ना पिछली बार आई। और अभी एमसीडी के चुनाव जो कल आए, वहां पर 2.5 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई कांग्रेस। तो कांग्रेस का तो कुछ ही नहीं है देश के अंदर। हम कांग्रेस का वोट नहीं खत्म नहीं करने, कांग्रेस अपनी नीतियों की वजह से, अपनी कलह की वजह से पूरे देश के अंदर खत्म होती नजर आ रही है। चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, पंजाब के अंदर हम लोगों ने सरकार बनाई, 92 सीटें लेकर के बनाई, अब एमसीडी में हम जीते। 10 साल के कार्यकाल के अंदर अगर एक छोटी सी पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है, एक राज्य में 3 बार रिपीट करती है, दूसरे राज्य में जाकर दूसरे सूबे में सरकार बनाती है, और 15 साल से जहां एमसीडी में बीजेपी का राज था उसको खत्म कर वहां पर अपना मेयर बनाने में कामयाब होती है, वहां पर
छोटी सरकार भी बनाती है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरे देश के लिए खुशी की लहर है कि आम आदमी पार्टी का ग्राफ लगातार दिन पर दिन पूरे देश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर बढ़ता जा रहा है। रही गुजरात की बात, तो मैं फिर से यही शब्द दोहराऊंगा कि संजीवनी बूटी के जैसा हमारा वहां पर काम हो रहा है। इस चुनाव में हम लोग वहां पर 6, 7, 8 सीटें जीतेंगे और निश्चित तौर पर 5 साल के बाद जब वहां पर चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर आपको देखने को मिलेगी। पहले आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में ऐसा ही होता है, और उसके बाद हर एक जनता तक, एक आदमी तक, एक मतदाता तक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है। 5 साल के अपने उस पूरे टाइम पीरियड के अंदर ऐसी स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर बन जाती है कि अगली बार जब सरकार बनती है तो सबका सुपड़ा साफ हो जाता है। ये आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं कि वहां पर हमने गुजरात में चुनाव लड़ा और वहां पर हमने ये हिम्मत दिखाई कि वहां पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे और हम उसकी तरफ अग्रसर हैं। सरकार नहीं बन रही, आपकी बात भी ठीक है कि सरकार नहीं बनी, लेकिन हम वहां से संतुष्ट हैं कि वहां पर हमारा संगठन खड़ा हो गया। चलिए ठीक है, मैं पीसीआर टीम को कहूंगी कि बीजेपी या कांग्रेस के प्रवक्ता को कम से कम फोन लाइन पर ही जोड़ा जाए, क्योंकि उनसे भी हमें चर्चा करनी है। गुजरात में जहां बीजेपी जीत प्रचंड बहुमत हासिल करने की तरफ लगातार आगे बढ़ रही है, हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में सरकार बनाने की दिशा में कांग्रेस भी अग्रसर है। वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रही। भैया, आम आदमी पार्टी अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है। आम आदमी पार्टी उन मुद्दों के लिए चुनाव लड़ रही है। देश में हर राज्य के अंदर आईएनएलडी के पास तो ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि वो पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ ले। कम से कम आम आदमी पार्टी अपने जो मुद्दे हैं वो पूरे प्रदेश, पूरे देश तक पहुंचाना चाहती है, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा है, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा है, अभी आगे बढ़ती हूँ रजवंत जी, पानी का है। गुजरात में तो बहुत बड़ी जीत बीजेपी की, लेकिन जब आप उपचुनाव की बात करते हैं, 7 जगहों पर उपचुनाव, 7 जगह पर बीजेपी का पीछे रहना, कैसे देख रहे हैं इसे? क्या मायने इसके? देखिए, 2024 में निश्चित तौर पर बदलाव होगा। आज एक तरफ ये जरूर बात कर रहे हैं कि हम ये कयास लगाते हैं कि जो उपचुनाव होते हैं कहीं ना कहीं उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी उपस्थिति उस हिसाब से दर्ज नहीं करा पा रही, तो ये सोचने का विषय है। जहां पर सेंटर में जो सरकार है, जो अपने आप को ये कहती है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और अगर वो उपचुनाव में अगर हार का मुंह देख रही है तो ये सोचने का विषय है। जिस प्रकार से 2024 की ये बातें करते हैं वो ये मान के चलिए केवल और केवल एक कयास है, एक बातें बनाना है। लेकिन जिस प्रकार से भाई पंकज बेनीवाल जो बातें कह रहे थे, मैं इनकी भी एक बात कहना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि हम पहले बार कहीं पर भी जाते हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और उसके बाद हम अपनी कार्रवाई को आगे लेके आते हैं। तो मेरा मानना यही है कि हरियाणा, तो इसका मतलब 2024 में हरियाणा में जिस प्रकार की उछल कूद और भागदौड़ कर रहे थे, वो तो एक ये है कि केवल और केवल अपना चेहरा दिखाने का काम करेंगे हरियाणा में। इस प्रकार से हरियाणा में भी आए थे, अभी आदमपुर चुनाव में भी आए थे। नहीं, उससे पहले भी हरियाणा में तो लोकसभा विधानसभा सभी लड़ चुके हैं। लोकसभा विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव सभी लड़ चुके हैं, सारे चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन इनका किसी भी प्रकार से कोई ऐसा वो नजर नहीं आया जिससे ये कह सकते हैं कि हाँ हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कुछ है। मैं ये जरूर मानता हूँ कि एमसीडी का जो चुनाव की अभी जो बातें कर रहे थे, एमसीडी में पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी वहां पर बैठी है। लेकिन आप एक चीज देखिए, वहां पर कितने परसेंट लोगों ने वहां पर वोट पोल किया? लगभग 55% वोट लोगों ने पोल किया है। 45% लोगों ने तो सरकार को देखा ही नहीं। तो उनको कैसे कह सकते हैं जनमत है? जिन लोगों ने वोट डाला है कम से कम उनकी एक 70%, जब आप हमारे यहाँ पर हरियाणा में पंचायत चुनाव हुए हैं तो लगभग 80%, 85%, 90% तक हमारी वोट गई है। और एमसीडी के चुनाव में अगर 55% के बीच में रहता है तो ये भी एक सोचने की बात है कि वहाँ के जो जनता है उनको चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। एक अपडेट अब दे दें, क्योंकि हम जैसे जैसे इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रहा है तभी हम दिखाते हैं बिना किसी हड़बड़ी के। मैंने पहले भी कहा, अब कांग्रेस 40 सीटों पर आगे हो गई है और मुझे या किसी को भी लगेगा, राजनीति के जानकार को या जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त टीवी पर, विधु रावल जी, कि अब तो सरकार बनाने की दिशा में कांग्रेस लगातार तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ये बढ़त कम नहीं हो पाई है। जैसे ही 36+ पर गई है, 37+ पर गई है, कांग्रेस आगे ही बढ़ रही है। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दें रावल जी कि भूपेंद्र हुड्डा और साथ ही भूपेश बघेल चंडीगढ़ से अब हिमाचल के लिए रवाना होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने तो कसरत शुरू कर दी है सरकार निर्माण की दिशा में, सरकार गठन की दिशा में। था कि हम राजनीति विवाद बदलवाना चाहते हैं, जनता के बीच में हम इस नारे को लेकर गए।
कांग्रेस इस रुख में थी कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस का जो चलन लगातार पहाड़ी राज्यों में रहता है, उसी के बूते उनकी सरकार वहां बनेगी। उत्तराखंड में हालांकि हमने इस चलन को, इस रिवाज को बदला था। वहां पर एक बड़े बहुमत के साथ 47 सीटों के साथ हमने अपनी सरकार इसी साल बनाई थी। लेकिन इन्होंने ओपीएस का एक विषय ऐसा छोड़ा, ओल्ड पेंशन स्कीम जो इन्होंने कही थी कि हम जो इन्हीं के शासनकाल में बंद हुई थी, इन्होंने कहा था कि हम आते ही सरकार में ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करें। मुझे लगता है कि इस विषय को बहुत गंभीरता से जो है जनता ने लिया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का इतनी अधिक सीटों के साथ खड़े होना और सीटें अभी आएंगी, एक बड़ा क्लोज मार्जिन रहने वाला है यहाँ पर। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये जरूर कहने से नहीं चूकूंगा कि कांग्रेस के लिए जो उन्होंने वादे और जो उन्होंने गारंटी पत्र दिया, वो गारंटी पत्र में से अगर वो आधे भी पूरे कर दें तो मुझे लगता है कि तो ही इसकी सार्थकता मानी जाए। और चुनाव आयोग को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए कि पार्टियां इस प्रकार के वादे कर दें जिनको बजट में भी जिनका प्रावधान नहीं हो सकता। अगर मुझे पता नहीं टीवी चैनल पर कितना समय रहता है, अगर इनके वादों को बजट एलोकेशन के हिसाब से देखें तो हिमाचल का जो बजट है उसको 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, 3.5 गुना बढ़ाना पड़ेगा। यानी कैलकुलेशन एक बार एक हिमाचल अच्छा राहुल जी, आपकी बातों से ये लगता है कि आप कम से कम ये तो मान रहे हैं अभी कि कांग्रेस सरकार बना रही है वहां पर। देखिए अभी तो थोड़ी जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत सारी सीट्स का केवल 3 सीट्स ही डिक्लेयर हुई हैं कांग्रेस के पक्ष में, एक भाजपा के पक्ष में वहां पर डिक्लेरेशन हुई है। लेकिन फिर भी अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट भी हो जाते हैं तो भी एक बड़ा जो बड़ा लार्जर पिक्चर है, जो एक मूल सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि क्या इस प्रकार से आसमानी वादे कर देना। राजस्थान में उन्होंने कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 जैसे ही गिन जाएंगे, हम 10 गिनते ही जो है किसानों का कर्ज माफ कर दें। क्या आज तक भी, आज 4.5 साल उनकी सरकार को हो गए, आज तक भी माफ नहीं कर पाए। किस प्रकार से उन्होंने मध्य प्रदेश में कहा था कि हम बेरोजगारी को आते ही पहले 100 दिनों में बेरोजगारी खत्म कर देंगे। 100 दिन नहीं, उनको लगभग 500 550 दिन माफी चाहूंगा मध्य प्रदेश की जनता ने झेला, लेकिन बेरोजगारी दूर हुई क्या, बढ़ी उल्टा। और फिर जब मध्य प्रदेश में भाजपा की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बनी तो अब वो बहुत अच्छा शासन कर रही है। लेकिन इस प्रकार से आसमानी बातें करना, केजरीवाल ने तो आंदोलन से जो है अपनी राजनीति शुरू की थी और उस आंदोलन का नाम जन लोकपाल आंदोलन था। तो जन लोकपाल ये 3-3 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गए, 70 में से 62 और कभी 67 सीटें आ गई, आज तक लोकपाल नहीं बन पाया। आज देश के 13 राज्यों में लोकपाल है, लेकिन उस दिल्ली में नहीं है जहां के नाम से केजरीवाल ने बनाई थी, जहां पर ये कहा करते थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे, वहां यमुना की सफाई नहीं है। स्कूल और शिक्षा की बात करते हैं, इनका स्कूल मंत्री जो इत्तेफाक से शराब मंत्री भी है, वही स्कूल जमा शराब मंत्री जो है शराब घोटाले में किस प्रकार से लिप्त है। और उसकी अभी कल हमने देखा कि उसके वार्ड, तीनों के तीनों वार्ड जो है पूरी तरह से हार गए। वो आम आदमी पार्टी के वहां पर तीनों के तीनों पार्षद हार गए। किस प्रकार से एक मंत्री जो है मसाज पार्लर चलाए हुए है तिहाड़ जेल के अंदर और उसको केजरीवाल बड़ी बेशर्मी के साथ कट्टर ईमानदार बताते फिर रहे टीवी चैनल पर। मतलब कोई परिकाष्ठा तो होगी ना बेशर्मी की। वो फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं उन्हें। नहीं, वो उसको, उस रेपिस्ट को वो फिजियोथेरेपिस्ट बता रहे हैं। मैं एक बड़ी देखिए अभी आपको बीच में रोकते हुए एक बड़ी खबर, गुजरात में ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी और ये पहले रुझान के साथ ही चल रहा है, इसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आया है। गुजरात में बीजेपी 182 में से 48 सीटों पर जीत चुकी है, ये परिणाम है। और इसके अलावा रुझान की जब आप बात करते हैं 105 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। रुझान नतीजों में अगर तब्दील हो जाते हैं तो बीजेपी इतिहास रच देगी इस बार। कांग्रेस का रिकॉर्ड, अपना रिकॉर्ड, अब तक का गुजरात की राजनीति का इतिहास जो रहा है उसमें सबसे बड़ी जीत हासिल होगी। भूपेंद्र भाई पटेल 11 दिसंबर को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर के जाहिर है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि पूरी संभावना है क्योंकि दोनों का होम स्टेट है गुजरात, दोनों बड़े नेता के वहां के और देश के भी। चूंकि बीजेपी की बात करते हैं तो सबसे कद्दावर और सबसे बड़े कद के नेता पीएम नरेंद्र मोदी, जो कि स्टार प्रचारक भी थे, जितने रोड शो किए गए, रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, जनता के बीच हो गए, वो
दूसरे कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के मुकाबले तो बहुत अधिक था। कांग्रेस के बड़े नेताओं के मुकाबले जिस तरह से इलेक्शन लड़ा गया, इलेक्शन फाइट किया गया, पीएम के चेहरे पर लड़ा गया, पीएम का जादू एक बार फिर से चलाक है और ये जादू पिछली किसी भी बार के मुकाबले ज्यादा है। ये बहुत बड़ी बात है। विरोधी दलों को सोचने की इसमें जरूरत तो है कि गुजरात मॉडल के सहारे देश भर के नेता बने पीएम, गुजरात से निकलकर देश के सबसे बड़े और स्वीकार्य नेता बने, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता बने। वो गुजरात मॉडल अब भी आने वाले दिनों में और भी मजबूती के साथ सामने रखा जाएगा, क्योंकि गुजरात की जनता ने एक बार फिर से न केवल स्वीकार किया है, न केवल जीत दिलाई है, बल्कि ये ऐतिहासिक जीत बनती नजर आ रही है। क्या कहेंगे रजवंत जी इसे लेकर? हेलो, गुजरात चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस चीज के बारे में यही तो बता चुका हूँ कि गुजरात में इन्होंने जिस हिसाब से एक मॉडल बनाया हुआ है, जब प्रधानमंत्री जी बार बार अगर गुजरात की बात करते हैं, गृह मंत्री जी की बात करते हैं, तो वो गुजरात की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति अगर कहीं पर भी बात करेगा तो शुरुआत गुजरात से करेगा। तो मुझे लगता है कि गुजरात में अगर इतना कुछ है तो निश्चित तौर पर इनको वहां पर सफलता मिली है। उन्होंने अपने उसको बुनाया है और उसको बुनाने का फायदा ये मिला कि वहां की जनता ने इन पर विश्वास जताया और वहां पर इनको दिया। दूसरी चीज मैं एक चीज बता रहा था कि कांग्रेस अपने आप को वहां पर साबित नहीं कर पाई। कांग्रेस की जो फूट है, या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस से अच्छे से चुनाव ना लड़ा, उसका भी एक फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। लेकिन ये बार बार मैं चीज आपको दोहराऊंगा कि वहां पर वोट परसेंटेज, अगर वोट परसेंटेज में अगर इजाफा नहीं हो रहा है तो ये आप ये जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपने आप को स्थिर रखा है, वहीं पर अपने को बनाए रखा है। लेकिन जो सीटें भले ही बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वोट परसेंटेज नहीं बढ़ाए तो जनता ने उनका साथ देने का नहीं, वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा ही। जब एक तरफा जीत है, प्रचंड जीत है, विरोधियों ने कुछ भी हासिल नहीं किया है, तो वोट फीसद क्यों नहीं बढ़ेगा? वो भी बढ़ेगा। उसका क्या गणित होगा फिर? वोट बढ़ा है हमारा, उसका क्या गणित? 5% वोट बढ़ा है हमारा। हमारा पिछली बार जो है 48.5% वोट था, इस बार हमारा लगभग 54% से अधिक वोट आ रहा है। 5.5% वोट बढ़ा है, जो कि एक तरफ से डिसाइसिव मैंडेट की तरफ ले जाता है। कांग्रेस का वोट जो है 18% तक घटा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है। ये चीज बिल्कुल मानते हैं कि कांग्रेस ने तो वहां पर अपना प्रदर्शन किया ही नहीं। कांग्रेस अगर वहां पर प्रदर्शन करती तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज हो सकते थे। लेकिन ये जरूर मानना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर इस हिसाब से मजबूती से चुनाव लड़ा है, और जो पूरे देश में एक मॉडल पेश कर रहे थे, गुजरात मॉडल जो पेश कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो उसको दिखाने में, उसको जनता को वहां पर समझाने में कामयाब है और उनको वोट मिले, जनता उनके साथ है। तो निश्चित तौर पर हमें इस चीज में क्या है, हम तो बधाई देंगे भारतीय जनता पार्टी को, जिस विश्वास से, जिस उम्मीद से जनता ने उनको वोट दिया है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे और बेहतर से काम करे। ज्योति जी, ये जो गुजरात है, अब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर है, एक तरफा आगे है, ऐसा नहीं है। गुजरात भी भारत की सभी स्टेट्स में हर मानकों पर लीड कर रहा है। सिर्फ बीजेपी गुजरात में नंबर 1 नहीं है, गुजरात देश में भी नंबर 1 है। ये कोई गुजरात कोई दिल्ली या पंजाब जैसा कोई पिछड़ा राज्य नहीं है, जहां पर वेतन देने के लिए केजरीवाल साहब नेशनल टीवी पर आकर कहते हैं कि मेरे पास वेतन देने को नहीं है, फिर अगले दिन कहते हैं कि मेरा सरप्लस बजट है। और मैं बड़ा हैरान था जब केजरीवाल साहब का नाम आया, ये वो चिट्ठी पर लिखकर घूम रहे थे कि चिट्ठी पर लिख कर ले लो कि हमारी गुजरात में सरकार बनने वाली है। अरे सर, सरकार बनना तो छोड़ो, आपको 10 गुना भी ज्यादा सीट मिल जाती तो भी आपका विपक्ष नहीं बन पाता। 5 सीट पर खड़े हो, इतना झूठ कैसे बोल लेते हो? ये जवाब आज पंकज बेनीवाल जी से जरूर लेना आप, बिल्कुल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से जरूर पूछना कि वो कल कह रहे थे 220 सीट एमसीडी में लिख कर ले लो, वो लिखे हुए कागज का क्या करते हैं? रद्दी में कुछ महंगे दाम पर बिकता है क्या वो लिखा हुआ कागज? जरूर पूछो इनसे, इतना झूठ एक ही मुख से राहुल जी, एक बड़ी खबर इस वक्त की हिमाचल चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रखी है। चंडीगढ़ में बुलाए गए हिमाचल कांग्रेस के जीते हुए उम्मीदवार, तो जो विधायक हैं उन्हें बुला के आके, जो जीत गए हैं उन्हें बुला के आके हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला दिल्ली से चंडीगढ़ के लिए होंगे रवाना। हिमाचल कांग्रेस के ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है, दोनों चंडीगढ़ में मौजूद हैं। तो हिमाचल चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जिस बात का हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो विधायक बनेंगे, जो उम्मीदवार जीतेंगे, क्या उन्हें हिमाचल के अलावा कहीं ले जाया जा सकता है? क्या उन्हें चंडीगढ़ बुलाया जा सकता है? बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे थे कि क्या उन्हें चंडीगढ़ बुलाया जा सकता है? क्या चंडीगढ़ से भी उन्हें आगे कहीं और ले जाया जा सकता है? क्या किसी गुमनाम जगह पर, या जब तक सरकार नहीं बनती तब तक रिजोर्ट पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं हिमाचल में देखी जा सकती है? इसको लेकर भी लगातार अटकलें लगाई जा रही थी।
राहुल जी कैसे कैसे देख रहे हैं इस बात को कि सूत्रों के हवाले से है, मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो विधायक बनेंगे उन्हें चंडीगढ़ के लिए बुलाया गया है कांग्रेस ये पार्टी बेहद शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। जनता का जिनको ताजा ताजा वोट मिला है, जिनको आपने अपने टिकट देकर, अपना नाम देकर आपने चुनाव लड़वाया, आप उन पर इतना भी विश्वास नहीं करते। वैसे पर विश्वास नहीं करती, इसलिए आपको गारंटी पत्र की बात करनी पड़ रही थी। गारंटी पत्र दे देकर आपने चुनाव यहाँ पर लड़ा है, जबकि आप कह रहे थे कि हमारी बारी है, इस बार बीजेपी पिछली बार थी तो इस बार कांग्रेस की बारी आएगी। आपको ओपीएस जैसी बातें कहनी पड़ी, आपको 1500 रुपए महिलाओं को, हर प्रत्येक महिला को देंगे, इस प्रकार का आपको फ्रीबीज की बात करनी पड़ी, आपको आसमानी वादे करने पड़े। और फिर भी जो जीत कर आए हैं, आप उन पर, आप जनता का अपमान कर रहे हैं कि जो जीत के आए हुए लोग हैं उन पर इतना विश्वास नहीं करते कि वो इतने नैतिक बल में होंगे कि आपकी सरकार बनाएंगे। हमने कहा है कि जनता जिस प्रकार से, जो जनता का मत रहेगा, हम उसको सिर झुकाकर नतमस्तक होकर उसको स्वीकार करेंगे। हम जीतते तो भी हम इस प्रकार की बात कहते, हम अगर वहां पर अभी एक टाइट पोजीशन में है तो भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम लोग जनता, ये जनता का अपमान है। देखिए ना कि आप शिमला में भी नहीं जाती कर सकते हैं। जी जी, हमारी सरकार चलिए बनी इस थी पर तो हम हमने आएंगे कि इतना क्या, किस तरह का ये डर है और ये कोई ना कोई सबक तो रहा होगा, पहले इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देखिए बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, जिसमें आप कुल सिंह ठाकुर की बात करें, आशा कुमारी की बात करें, बड़े नेता भी कांग्रेस के हार रहे हैं। वो बीजेपी को लेकर भी है, बीजेपी के भी बड़े दिग्गज पीछे भी चल रहे हैं या फिर हारने को लेकर भी तस्वीर साफ हो रही है। रवि कालीरमन हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी है, क्योंकि सरकार तो देखिए हिमाचल में बनने वाली है, लेकिन चंडीगढ़ में किस तरह की हलचल उससे पहले? बिल्कुल ज्योति, देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रुझान आ रहे हैं, जिस प्रकार से नतीजे आ रहे हैं, तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल जो कांग्रेस है वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। 40 सीटों पे बढ़त बनाए हुए है और कहीं ना कहीं इसी के चलते अगर राजनीतिक की बात की जाए तो जो कि कहीं ना कहीं हिमाचल कांग्रेस के तमाम विधायकों को चंडीगढ़ लाया जाएगा, उनको चंडीगढ़ से फिर रायपुर आगे ले जाने की जो बात है वो निकल करके सामने। रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर में तमाम जो विधायक है उनको शिफ्ट किया जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार बनने तक, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से चर्चाएं रहती हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बातें रहती है। और इसके साथ साथ अगर हिमाचल की बात की जाए तो जो कि एक फैक्टर और वाहन आपसी गुटबाजी जो है हिमाचल में भी देखने को मिल रही है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं ये जो पूरा जो स्टेप है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से ये उठाया जाना है। और अगर बात की जाए तो प्रतिभा देवी सिंह और सुखविंदर सुक्खू के बीच जो है सीएम पद के लिए आपसी जो जंग है वो छिड़ी हुई रही है। और इसके साथ साथ इसी के चलते कहीं ना कहीं तमाम जो विधायक है उनको शिफ्ट किया जा सकता है, ताकि तमाम जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं बहलाया ना जा सके, कहीं ना कहीं बुलाया ना जा सके। तो इसके चलते कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर जो है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है जो कि कहीं ना कहीं, लेकिन अपने आप में ये अगर कांग्रेस मेजोरिटी में आती है और उसके बावजूद इस प्रकार की चीजें करनी पड़ती है तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल। और रवि देखिए बहुत आसान तो नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभा सिंह ये कह चुकी हैं कि वीरभद्र सिंह की, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जो लेगेसी है उसको हाईकमान नजरअंदाज नहीं कर सकता या फिर नहीं करना चाहिए। सुक्खू हाईकमान को पत्र लिख चुके हैं कि जो विधायक बने उन्हीं में से मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, यानी इशारा है प्रतिभा सिंह की ओर से, चूंकि वो सांसद हैं। अब ये बातें तो शुरू हो ही चुकी हैं। विक्रमादित्य सिंह जो कि शिमला ग्रामीण से आगे चल रहे हैं, प्रतिभा सिंह के, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, वो ये कहते हैं रवि की कांग्रेस में पहले भी हो चुका है कि जो विधायक नहीं बने उन्हें सीएम बनाया गया, चूंकि 6 महीने के अंदर अवसर है, मौका के लोकतंत्र में। तो आसान नहीं होगा, सवाल ये कि आसान नहीं होगा पार्टी हाईकमान के लिए किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाना, और इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि रिजर्व पॉलिटिक्स, कांग्रेस का जो इंटरनल आप कह सकते हैं गुटबाजी के मतभेद है उसे लेकर। बिल्कुल तो देखिए जिस प्रकार से पूरा जो इलेक्शन लड़ा गया है हिमाचल की अगर बात की जाए तो हिमाचल कांग्रेस की तरफ से ये पूरी जो चीजें थी, आपसी जो गुटबाजी थी, ये पहले भी थी। और उसी के चलते कहीं ना कहीं लेगेसी को आगे बढ़ाने की बात जो है वो प्रतिभा देवी सिंह जो है वो करती हुई आ रही है। और इसके साथ साथ सुखविंदर ग्रुप की अगर बात की जाए, गुट की बात की जाए, तो वो भी कहीं ना कहीं नाराज जो है प्रतिभा देवी सिंह से नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर एक तीसरा नाम जो है वो उभर के सामने आ रहा है। अगर राजनीतिक गलियारों की चर्चाओं की बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री को भी सीएम बनाया जा सकता है अगर पार्टी सत्ता में आती है, तो अगर बहुमत में आती है तो कहीं ना कहीं ये मुकेश अग्निहोत्री एक ऐसा नाम है जिस पर सहमति बन सकती है कहीं ना कहीं। और इसके साथ साथ अगर सहमति नहीं बनती है तो आपसी गुटबाजी के चलते तमाम जो विधायक है उनको शिफ्ट किया जा सकता है। पहले चंडीगढ़ लाया जाएगा, चंडीगढ़ से बाई एयर उनको कहीं ना कहीं रायपुर जो है वो भेजा जा सकता है। और
जिस प्रकार से भूपेश बघेल का भी एक बयान आया है कि कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं, तमाम जो विधायक हमको खरीदने की कोशिश की जाएगी, हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे और तमाम जो विधायक है उनको एक साथ लेकर कहीं ना कहीं हम जो है उनको एकजुट रखने में कामयाब रहेंगे और सरकार बनाने में सफल रहेंगे। जिस प्रकार की अगर रुझानों की और नतीजों की बात की जाए तो ज्योति बिल्कुल कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है निर्णायक बढ़त बढ़ाते हुए नजर जरूर आ रही है। बिल्कुल 40 हो गया के 35 आंकड़ा के सरकार बनाने का जादुई नंबर जिसे आप कह सकते हैं, तो उससे तो कांग्रेस आगे निकल चुकी है रुझान के हिसाब से। बहुत शुक्रिया रवि, काफी अहम जानकारी आपने दी हिमाचल चुनाव से जुड़ी। चलिए लगातार हमारे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, जोगिंद्र मोर्वे हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। अब तक के जो रुझान थे उसके आधार पर आप लोग सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं मोर्चा, उसके लिए बधाई आपको। हालांकि अभी परिणाम का इंतजार करें, लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा या बघेल की हम बात करें, राजीव शुक्ला की हम बात करें, अब खबरी सूत्रों के हवाले से कि जो जो आपके उम्मीदवार जीतेंगे, विधायक बनेंगे, उनको चंडीगढ़ लाया जाएगा, उसके बाद उन्हें आगे ले जाया जा सकता है। तो क्या विधायकों पर विश्वास नहीं है? बीजेपी प्रवक्ता रावल साहब ये कहते हैं कि चुने हुए जो उम्मीदवार हैं जिन पर जनता ने भरोसा किया, क्या पार्टी उन पर यकीन नहीं कर सकती है? देखिए, पार्टी यकीन करती है, ऐसा नहीं है। पार्टी ने यकीन किया तभी तो उनको टिकट दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी का जो वो रहा है, इतिहास रहा है, कर्नाटका से, गोवा से, महाराष्ट्र से जो इन्होंने किया है, ये करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में हमारी बनी बनाई सरकार इन्होंने तोड़ी है। किस प्रकार से हाउस ट्रेडिंग ये करते हैं, किस प्रकार से अनैतिक जो मतलब जनादेश का अपमान जो भारतीय जनता पार्टी करती है। हम जनादेश का सम्मान करते हैं। गुजरात में इनकी सरकार बनने जा रही है, वो बना बढ़ाए तो जनादेश का सम्मान करना चाहिए। इन्होंने दिल्ली में भी एमसीडी में जब ये हार गए तो उसके बाद भी ये कहा कि मेयर हमारा बनेगा। इस प्रकार की स्टेटमेंट देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है, ईडी का और सारी की सारी सरकारी संस्थाओं का जो दुरुपयोग है वो मानसिक दबाव और किसी प्रकार से वो, क्योंकि देखो अब विधायक दल की बैठक होनी है, विधायक दल की बैठक होगी, उसके अंदर निर्णय होगा, हाईकमान को फैसला। कांग्रेस के अंदर एक प्रथा है कि विधायक इकट्ठे होते हैं और फिर जब अपना फैसला है वो हाईकमान पर छोड़ देते हैं। तो ये लेकिन उसके लिए एक सोच चिंतन की और उनको बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है मानसिकता के लिए उनको पूरा वो चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जनादेश का अपमान कर रही है, जनादेश जिसके पक्ष में आता है उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए और उसको अवसर मिलना चाहिए। ऐसे अवसर में किसी प्रकार के ये हथकंडे नहीं अपनाए जाने चाहिए। राजनीति में सही बात है, राजनीति में आप चुनाव लड़िए, सारी बात कीजिए, लेकिन लोकतंत्र के साथ इस प्रकार का मजाक कतई संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र की मर्यादाओं के खिलाफ है। और भारतीय जनता पार्टी केवल भारतीय जनता पार्टी का ही डर है क्या? जो पार्टी के अंदर जो अभी बयानबाजी शुरू हो गई है। मैं एक बड़ी खबर बता दूं दर्शकों को। पहले हिमाचल में कांग्रेस को रुझान में पूर्ण बहुमत मिल चुका है, तो बहुमत तो देखिए मिल ही चुका है रुझान के आधार पर, क्योंकि 35 जो है वो एक आंकड़ा जो जीतना है या जिसे हासिल करना है। 12 सीटों पर जीत हासिल हो चुकी है, ये है परिणाम। इसके अलावा रुझान की हम बात कर रहे हैं, 28 सीटों पर आगे चल रही है, जिनमें से 12 का परिणाम आ चुका है। कुछ राउंड्स की अभी वोट काउंटिंग बाकी है और जैसे जैसे राउंड्स पूरे होंगे, वोट काउंटिंग पूरी होगी, परिणाम भी सामने आता चला जाएगा। तो 12 सीटों पर जीत चुकी है। फिलहाल बीजेपी की बात करें तो 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो ये अंतर एक काफी बड़ा अंतर अब आप कह सकते हैं, क्योंकि 25 सीट पर बीजेपी, 40 सीट पर कांग्रेस। जयराम ठाकुर के 3 मंत्री तो हार चुके हैं। 3 मंत्रियों का हारना ये वाकई देखिए विश्लेषण का विषय है। रामलाल मारकंडा की बात करें, लाहौल स्पीति से हारे। शुरुआत से हम आपको बता रहे थे कि ये पीछे चल रहे हैं, जब से रुझान में पीछे हुए। सरवीण चौधरी हार गई हैं शाहपुर से, इनको भी हार का सामना करना पड़ा। तो मंत्रियों को भी देखिए जनता ने, और ये कितनी बड़ी बात है सुरेश भारद्वाज का हार जाना। ये अपने आप में बहुत बड़े नेता, हिमाचल के भी बड़े नेता और हिमाचल बीजेपी के भी बड़े नेता। इस बार हालांकि सीट बदली गई थी और ये बहुत रिस्की इनके लिए साबित हुआ, जिस तरह की पहले भी चर्चाएं थी। तो सुरेश भारद्वाज जैसे कद्दावर नेता का हारना ये पार्टी के लिए वाकई मंथन करने वाली बात है। सीट हालांकि इनकी बदली गई थी, कसुम्पटी इस बार ही लड़ रही थी, लेकिन यहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा। और ये वो नेता हैं जिनको कहीं ना कहीं जब सीएम की दावेदारी की भी जो चर्चाएं होती हैं तब भी इनका नाम कहीं ना कहीं सामने आता रहा। हालांकि पिछली बार जयराम ठाकुर को पार्टी ने मौका दिया, अवसर दिया, और इस बार वो 20,000 से करीब 20,000 से जीत कर आए हैं और छठी बार के विधायक हो गए हैं। लगातार 6 बार आप कह सकते हैं 6 बार जीत हासिल करने वाले दरअसल नेता वो बन गए हैं। रावल जी क्या कहेंगे? सुरेश भारद्वाज